बंदरिया राजकुमारी। एक बार की बात है, राजकुमार माधव जंगल में शिकार करने गए थे। उन्हें शिकार करने का बहुत शौक था। वो अपना ज्यादातर समय जंगल में ही बिताते थे। उन्हें हरियाली से बेहद प्यार था। उन्हें जंगल में रहना काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो जंगल में अक्सर सैर करने चले जाया करते थे। इसी प्रकार एक बार वो जंगल में शिकार करने गए थे। उस दिन काफी देर हो चुकी थी, परंतु उन्होंने एक भी शिकार नहीं किया था और अब शाम भी होने वाली थी। वो बिना शिकार किए घर वापस नहीं लौटना चाहते थे। इसलिए कुछ समय बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और थोड़ी सी हलचल दिखती है। तब वो बिना सोचे समझे अपना तीर चला देते हैं और वो तीर जाकर एक बंदर को लग जाता है। जब वो वहां जाकर देखते हैं तो उस बंदर के हाथ में वो तीर लग गया था और खून बहने की वजह से वो बंदर बेहोश हो गया था। वो बंदर अत्यधिक सुंदर था और दिखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तब राजकुमार को न जाने क्यों उस बंदर पर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है और वो उस बंदर को लेकर अपने साथ वापस अपने महल में आ जाते हैं। फिर वे एक वैद्य को बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कृपया करके इसे ठीक कर दीजिए। उसके बाद वैद्य जी उस बंदर की मरहम पट्टी कर देते हैं। फिर वैद्य जी आगे कहते हैं कि कुछ समय बाद इस बंदर को होश आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, ये खतरे से बिल्कुल बाहर है। ये बात सुनकर राजकुमार खुश हो जाते हैं और उन्हें खुशी होती है कि उनकी वजह से उस बंदर की जान नहीं गई। उसके कुछ समय बाद उस बंदर को होश आ जाता है। जब उस बंदर को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक महल में है और उसके सामने एक राजकुमार है। तो वो बंदर पहले तो बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भागने लगता है। उसके बाद राजकुमार उस बंदर से कहते हैं कि तुम कृपया करके शांत हो जाओ, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब राजकुमार उस बंदर को एक केला देते हैं और उसे अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं। तब वो बंदर समझ जाता है कि ये राजकुमार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो राजकुमार के हाथ से उस केले को ले लेते हैं और बड़े ही प्यार से खाने लगते हैं। ये देखकर राजकुमार को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। फिर राजकुमार फैसला करते कि अब से उस बंदर को अपने साथ ही रखेंगे और उसे वापस कभी जंगल में नहीं जाने देंगे। तब राजकुमार बिल्कुल वैसा ही करते हैं। राजकुमार माधव सभी को आदेश देते हैं कि उन्हें आज से इस बंदर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। उस दिन के बाद से राजकुमार उस बंदर का ख्याल रखने लगते हैं और उस बंदर और राजकुमार में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। इस प्रकार एक दिन जब राजकुमार उस बंदर को अपने साथ बाहर बगीचे में घुमा रहे थे तो फिर वे उसके साथ खेलकर थक जाते हैं। तब वो वहां पर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और बंदर को अपने पास बुला लेते हैं। बंदर भी बड़ी खुशी से जाकर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है। तब राजकुमार कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से हो और मैंने अब तक तुम्हारा कोई नाम नहीं रखा। रुको, जरा मुझे सोचने दो कि मैं तुम्हारा क्या नाम रखूं। आखिर तुम्हें पुकारने के लिए तुम्हारा कोई नाम तो होना चाहिए ना। तब राजकुमार उस बंदर के लिए अलग अलग नाम सोचने लगते हैं और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा नाम मंगलू रखूं? नहीं नहीं, बबलू? अरे नहीं, ये नाम भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तब थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार उस बंदर से कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा नाम चिंटू रख देता हूँ। चिंटू बिल्कुल सही रहेगा, अब से मैं तुम्हें चिंटू कहकर ही पुकारूंगा। उसके बाद वो बंदर अपने हाथ से अपने सिर को मारकर ना में सिर हिलाता है। तब राजकुमार कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए? वो बंदर गुस्से से कहता है कि मुझे चिंटू नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तब राजकुमार कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें चिंटू नाम पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। उसके बाद राजकुमार हैरान हो जाते हैं और फिर आगे कहते हैं कि क्या कहा तुमने? रुको, तुमने कुछ कहा, क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम सच में एक बोलने वाले बंदर हो? तब वो बंदर कहता है कि अरे अरे, आप मुझसे एक साथ इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और बार बार आप मुझे बंदर कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? मैं कोई बंदर नहीं हूँ। तब राजकुमार बंदर को इस तरह से बातें करते हुए देखकर हैरान होकर उससे पूछते हैं कि आखिर ये कैसा नमूना है, तुम मुझसे बातें कैसे कर पा रहे हो? तब वो बंदर कहता है कि मैं कोई बंदर नहीं हूँ, मैं भीमपुर राज्य की राजकुमारी हूँ। तब राजकुमार कहते हैं कि ओह अच्छा, तुम बंदर नहीं,
बंदरिया हो। इस पर बंदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो राजकुमार को बहुत ज्यादा गुस्से से कहने लगती है कि आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझसे ऐसा मजाक कर रहे हैं। मैं आपसे आखिरी बार कहती हूँ, अब से आप मुझे बंदर नहीं राजकुमारी रोशनी कहकर संबोधित करेंगे। राजकुमार माधव राजकुमारी रोशनी से अपने मजाक के लिए क्षमा मांगते हैं और राजकुमारी से पूछते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इस तरह बंदर बनकर जंगल में भटक रही थी। तब राजकुमारी रोशनी राजकुमार को सब बता देती है कि वे अपने पिता की इकलौती पुत्री हैं और उनके एक चाचा भी हैं जिनका एक पुत्र है। वे दोनों बहुत ही लालची और दुष्ट व्यक्ति हैं। मेरे चाचा सारा राज्य हड़पना चाहते थे। मैं अपने पिताजी की इकलौती संतान हूँ। पहले तो मेरे चाचा को लगा कि मैं एक लड़की हूँ और कल को मैं विवाह करके किसी और राज्य में चली जाऊंगी, जिसकी वजह से वे आसानी से अपने पुत्र को वहां का राजा बना देंगे। परंतु उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने अपना सिंहासन मुझे दे दिया। ये बात मेरे चाचा जी को और उनके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि एक लड़की होकर सारा राजपाट मुझे मिल गया। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही दुष्ट चाल चली और एक जादूगर को बुलाकर मुझे बंदर में परिवर्तित करवा दिया और मुझे जंगल में छोड़ दिया। परंतु मेरे पिता को उनका ये सच नहीं पता और ये वो सोचते हैं कि मैं कहीं गायब हो गई हूँ, जिसकी वजह से वे बहुत चिंतित रहते हैं। जब राजकुमारी ये बात सुनाती है तब उन्हें राजकुमारी रोशनी पर बहुत दया आ गई। तब राजकुमार राजकुमारी को आश्वासन देते हैं कि वो उनकी सहायता करेंगे। तब राजकुमार राजकुमारी से पूछते हैं कि आपको वापस अपने असली रूप में कैसे लाया जा सकता है। तब राजकुमारी कहती है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, हमें उस जादूगर के पास जाकर उससे ही पूछना होगा। तब राजकुमार कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम कल सुबह ही उस जादूगर के पास जाएंगे। परंतु क्या आप उस जादूगर को जानती हैं? तब राजकुमारी कहते हैं कि हाँ, वो जादूगर हमारे ही राज्य में ही रहता है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तब राजकुमार कहते हैं कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वापस ठीक कर दूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। उसके अगले दिन राजकुमार राजकुमारी को लेकर उस जादूगर के पास पहुंच जाते हैं और वो जादूगर से राजकुमारी को ठीक करने का उपाय पूछते हैं। परंतु वो जादूगर कहता है कि मैं अपने जादू को वापस नहीं पलट सकता, इसमें मैं आपकी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर सकता। तब राजकुमार कहता है कि कोई तो उपाय होगा जिसकी सहायता से हम राजकुमारी को वापस ठीक कर सकते हैं। तब वो जादूगर कहता है कि इसका केवल एक ही उपाय है, मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आप दोनों को वहां पर जाना होगा। वहां पर एक गुफा से झील बह रही होगी, वो बहुत बड़ी और सुंदर झील होगी और अगर राजकुमारी उसका पानी पी लेगी तो वो वापस अपने असली रूप में आ जाएगी। ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है कि अब वो अपने असली रूप में वापस आ सकेगी। तब जादूगर आगे कहता है कि परंतु एक समस्या है, ये काम इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तब राजकुमार उस जादूगर से पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। तब वो जादूगर बताता है कि वहां पर उस झील की सुरक्षा एक राक्षस करता है। वो राक्षस ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी इस झील के पास आता है तो क्या सच में उसको इस झील के पानी की जरूरत है या फिर उस झील के जादुई फायदे की सहायता से कोई गलत काम करना चाहता है। आपको उस राक्षस को यकीन दिलाना होगा, तभी आप उस झील का पानी पी सकते हैं, नहीं तो राजकुमारी उस जादुई पानी के बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी वहां से चले जाते हैं और वे अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। तब उन्हें उस झील तक पहुंचने के लिए कुछ जंगलों को पार करना पड़ता है। इसी तरीके से उन्हें कुछ दिन जंगल में बिताने पड़ते हैं। उसके काफी संघर्ष करने के बाद राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगर की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक बड़ी सी गुफा से एक झील बहती हुई नजर आती है, जैसा कि उस जादूगर ने उन्हें बताया था। वे उस झील के किनारे पहुंच जाते हैं। पहले तो उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। तब राजकुमार सोचते हैं कि यह अच्छा मौका है। वो जल्दी से राजकुमारी के लिए एक बोतल में उस झील का पानी भरने लगते हैं ताकि राजकुमारी उस झील के पानी को पी सके। परंतु तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है कि वे इस तरह से उस झील का पानी ले रहे हैं। तब वो गुस्से में राजकुमार के ऊपर आक्रमण करने वाला होता है। तभी राजकुमारी उनके बीच में आ जाती है और कहती है कि कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए,
हम इस झील का पानी किसी भी गलत कार्य के लिए उपयोग नहीं करने वाले हैं। तब वो राक्षस सोचता है कि ये तो बंदर है और ये बोल सकता है। बंदर को ऐसे बोलते हुए देखकर वो राक्षस समझ जाता है कि ये किसी जादू का ही असर है। तब राक्षस कहता है कि मैं कैसे यकीन करूं कि तुम दोनों इसका गलत उपयोग नहीं करोगे। तब राजकुमार कहते हैं कि ये राजकुमारी है और इनके घर वालों ने चालाकी से एक जादूगर की सहायता से इन्हें बंदर बना दिया है और हम इन्हें वापस अपने असली रूप में लाना चाहते हैं। इसलिए हमें इस झील का पानी चाहिए। कृपया करके आप हमें ये पानी पीने दीजिए। इसके बदले में आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तब राक्षस कहता है कि तुम्हें इसके बदले में मुझे अपने प्राण देने होंगे। तब राजकुमार कहते हैं ठीक है, पहले आप राजकुमारी को पानी पीकर यहाँ से जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपने प्राण आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब राजकुमारी कहती है कि नहीं नहीं, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। अगर आपको हमें पानी नहीं देना तो आप मत दीजिए। मैं हमेशा इस रूप में रहने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप इनके प्राण बख्श दीजिए। जब राक्षस उन दोनों की बात सुनता है तब उसे यकीन हो जाता है कि वे किसी गलत कार्य के लिए उस झील का पानी नहीं लेने आए, बल्कि वो एक अच्छे उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तब राक्षस उनकी इच्छा पूरी कर देता है और उन्हें उस झील का पानी पीने देता है। इसके बाद राजकुमारी वो पानी पी लेती है और वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है। उसके बाद राक्षस उन दोनों को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से जाने देता है। एक तरफ राजकुमारी वहां पर वापस अपने असली रूप में आ चुकी थी और वो राजकुमार की मदद से वापस अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी के चाचा राजा को ये विश्वास दिला देते हैं कि अब राजकुमारी जा चुकी है, अब वो उनकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए वो राज्य उसके बेटे को दे दे और उस राज्य का राजा उसे घोषित कर दिया जाए। तब राजा भी इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं और जब वो अपने भाई के बेटे का राज्य अभिषेक करने वाले ही होते हैं कि उसी समय राजकुमारी वहां पर पहुंच जाती है और अपने पिता को सारी बात बता देती है। जब राजा को ये सब पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने भाई और उसके बेटे को कैद खाने में बंद करवा देते हैं और उन्हें मृत्युदंड की सजा दे देते हैं। इसके बाद राजकुमारी राजकुमार को अपनी सहायता के लिए धन्यवाद करती है और उनसे कहती है कि मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरी इतनी सहायता की। आपकी सहायता के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती और मैं केवल आपकी सहायता से ही वापस अपने घर तक सही सलामत पहुंच सकी। जब राजा को पता चलता है कि राजकुमार माधव ने राजकुमारी की इतनी सहायता की, तब राजा भी उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हें बहुत सारी भेंट देते हैं। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं और कुछ ही वर्ष में वे दोनों विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे और नेक इंसान हैं तो कोई न कोई हमारी नेकी देखकर मुसीबत में हमारी सहायता जरूर करता है। चालाक सहेली। सोनपुर गांव में ममता नाम की एक लड़की रहती थी। वो बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। ममता के पिता एक अच्छी नौकरी करते थे और उसके माता पिता बहुत ही अच्छे थे। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। ममता के मस्तक पर एक गहरा निशान था। जब वो छोटी थी तब खेलते वक्त उसे काफी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके मस्तक पर वो निशान रह गया था। ममता की एक सहेली थी हेमा। वे दोनों बचपन से साथ पली बड़ी थी। उन दोनों ने साथ में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वे हमेशा साथ ही रहा करती थी। ममता तो हेमा को अपनी बहुत अच्छी सहेली मानती थी। वो हमेशा उसकी सहायता करती और उसके साथ खेला करती थी। ममता के दिल में हेमा के लिए बिल्कुल भी गलत भावना नहीं थी। वो हमेशा हेमा का भला ही चाहती थी। परंतु वहीं दूसरी तरफ हेमा बचपन से तो वैसे ममता को ये दिखाती थी कि वो ममता की परवाह करती है, परंतु वो ममता से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी। हर कोई ममता की बहुत तारीफ किया करता था। ममता बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और हमेशा अपनी बाकी सहेलियों को अलग अलग तरह के पकवान बनाकर खिलाती थी। हर कोई उसके भोजन की और ममता के स्वभाव की खूब प्रशंसा किया करता था। जब भी कोई ममता की प्रशंसा करता तो हेमा को उससे और ज्यादा ईर्ष्या होती। अब ममता और हेमा बड़ी हो गई थी। तब बड़े होने के बाद हेमा के मन में ममता के लिए ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। अब वो ममता से अत्यधिक नफरत करने लगी थी। परंतु ममता
इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि हेमा उसके बारे में इतना बुरा सोचती है। दरअसल ममता ने हेमा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। बस हेमा को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आती थी कि कोई भी व्यक्ति उससे अधिक महत्व ममता को दे, और अगर कोई भी व्यक्ति हेमा से ज्यादा महत्व ममता को देता तो हेमा हमेशा ईर्ष्या से जल बुनकर राख हो जाती थी। ममता के मस्तक पर निशान था, जिसकी वजह से हेमा सोचती थी कि ममता एक बदसूरत लड़की है और मैं उससे अत्यधिक खूबसूरत हूँ। इसी वजह से हेमा को अपनी सुंदरता पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। पहले तो हेमा अपनी ईर्ष्या को अपने मन में ही रखती थी, परंतु अब उसकी ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वो छोटी छोटी बातों पर ममता को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक बार की बात है, ममता ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने थे और हर कोई ममता की बहुत प्रशंसा कर रहा था। ये देखकर हेमा को ईर्ष्या होती है। तब वो ममता से कहती है कि अरे तुमने तो इन वस्त्रों को पहनकर उनकी शोभा ही घटा दी। अगर मैंने ये वस्त्र पहने होते तो इसकी सुंदरता पर 4 चांद लग जाते। ममता को हेमा की ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता था, परंतु वो हेमा को कुछ नहीं कहती। तब हेमा कहती है कि अरे मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। तुम्हें तो पता है कि मेरी आदत है, मैं हमेशा हंसी मजाक करती ही रहती हूँ, तुम बुरा मत मानना। तब ममता कहती थी कि अरे नहीं नहीं, मैं भला तुम्हारी किसी बात का बुरा मान सकती हूँ, और तुम बिल्कुल सही कहती हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम इन वस्त्रों की शोभा जरूर बढ़ा देती। फिर उसके कुछ समय बाद ममता के पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए ममता और उसकी माँ को काम करना पड़ रहा था। ममता की माँ जंगल से लकड़ियां काटकर लाकर उन्हें बेचा करती और साथ ही वो दूसरों के घरों में भी काम किया करती थी। ममता बहुत ही अच्छे वस्त्र सीलती थी, इसलिए वो दूसरों के वस्त्र सीलकर पैसे कमाने लगी। ममता अक्सर अपनी माँ के साथ लकड़ियां काटने में हाथ बटाया करती थी। जब ममता के साथ ऐसा हो रहा था तब हेमा को एक और नया मौका मिल जाता है ममता को नीचा दिखाने का। हेमा अपनी बाकी सहेलियों से ममता की अक्सर बुराइयां करती रहती थी। वो अक्सर उन्हें झूठ बोलकर ममता के खिलाफ भड़काया करती थी। अब हेमा की हद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो हर वक्त ममता को उसके चेहरे पर निशान की वजह से बदसूरत कहती और दूसरों को ममता के चरित्र के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसकी वजह से उनकी बाकी सहेलियां ममता से बात करना बंद कर देती हैं और वो सभी मिलकर ममता को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वे सब उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगते हैं। हर कोई ममता को एक गलत लड़की समझने लगे थे। इतना सब होने के बाद ममता को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसका आत्मविश्वास पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। उस दिन के बाद से ममता को अपने चेहरे से नफरत होने लगती है और वो अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखने लगती है। पर जब भी घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढक कर जाती, ताकि कोई भी उसका चेहरा न देखे और उसका मजाक न उड़ाए। वो केवल अपनी आंखों को छोड़कर पूरे चेहरे को ढक लिया करती थी। अब ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे अपनी सहेलियों के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे सभी हेमा की ही बात सुनती थी। जब एक दिन ममता जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तब उस समय वहां पर एक राजकुमार शिकार करने गया था। तभी वहां पर कुछ बड़े बच्चे एक छोटे बच्चे को बांधकर अपने साथ लाते हैं और उसे एक वृक्ष के साथ बांधकर उसको बहुत ज्यादा तंग करने लगते हैं। जब ममता को यह आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से उन बच्चों के पास जाकर उन बच्चों को वहां से भगा देती है। फिर वो उस छोटे बच्चे को वृक्ष से खोल देती है। फिर वो उस बच्चे की चोट पर अपने दुपट्टे से कुछ कपड़ा फाड़कर उसके जख्मों पर बांध देती है। उसके बाद वो उस बच्चे को समझाती है कि उसे ऐसे अनजान बच्चों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो बच्चा ममता को उसकी सहायता करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर ममता लकड़ियां लेकर उस बच्चे के साथ वहां से चली जाती है। ये सब वाकया होते हुए राजकुमार देख लेते हैं। उसके अगले दिन से हर रोज राजकुमार ममता को देखने आया करते थे और वो देखते थे कि किस प्रकार ममता हर किसी की सहायता करती है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। ममता को बच्चे बहुत ही पसंद थे और उसे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो हमेशा कुछ बच्चों के साथ खूब खेला करती और उन्हें पढ़ाया करती थी। वो हमेशा उनके लिए बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन भी बनाकर ले जाया करती थी।
जब ये सब राजकुमार देखते हैं कि ममता कितनी अच्छी लड़की है, तब वो ममता के इस अच्छे व्यवहार की वजह से उसे पसंद करने लगते हैं। परंतु राजकुमार को कभी समझ नहीं आता था कि वो ममता से किस प्रकार बात करे। राजकुमार अक्सर ममता को छुपकर देखा करते थे। जब एक दिन हेमा भी किसी काम से जा रही होती है, तब वो देखती है कि ममता वहां पर बच्चों के साथ खेल रही है और राजकुमार दूर से उन्हें निहार रहे हैं। जब हेमा राजकुमार को देखती है तो वो सोचते हैं कि अरे, ये व्यक्ति कौन है जो इस तरह ममता का पीछा कर रहा था। तब वो इस पूरी बात की तह तक जाने की सोचती है और हेमा को थोड़ा शक होता है। इसलिए वो उस दिन के बाद से ममता का पीछा करने लगती है और वो हर रोज राजकुमार को भी ममता का पीछा करते हुए देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये लड़का यहाँ पर केवल ममता को देखने आता है। वो सोचती है कि ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये लड़का कौन है, वो इस तरह रोज ममता का पीछा करने क्यों आता है। तब एक दिन जब हेमा ममता का पीछा करती है, तब उसे फिर से राजकुमार वहां पर दिखते हैं। तब वो उस समय निश्चय करती है कि वो उस लड़के से जाकर बात करके सब पता लगाने की कोशिश करेगी। उसके बाद वो राजकुमार का पीछा करने लगती है। परंतु उस दिन राजकुमार अपने मंत्री से कुछ बात कर रहे थे, तब वो पास जाकर उनकी बातें सुन लेती है। राजकुमार अपने मंत्री से कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं कि मैं उस लड़की को बहुत पसंद करने लगा हूँ, परंतु मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसका नाम तक नहीं जानता। तब मंत्री कहता है कि राजकुमार, आपको इतना डरने की क्या जरूरत है, आप तो इस राज्य के राजकुमार हैं, आपकी बात को भला कौन टाल सकता है। आप हिम्मत करके उस लड़की से अपने दिल की बात कह दीजिए, आपको भला कोई कैसे इनकार कर सकता है। तब राजकुमार कहते हैं कि नहीं, मैं अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो लड़की भी मुझे पसंद करेगी, तभी मैं उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। तब मंत्री कहता है कि राजकुमार, अगर आप उस लड़की से बात नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और आप उसे अपने दिल की बात कह दीजिए। तब राजकुमार भी निश्चय कर लेता है कि वो 2 दिन के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं और जब वो वापस आएंगे तो वो ममता से बात करके ही रहेंगे। जब हेमा ये सब बातें सुनती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि राजकुमार है, ममता को पसंद करते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तब वो एक तरकीब सोचती है और वो कहती है कि मैं कभी भी राजकुमार का विवाह ममता से नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हेमा वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से हेमा फिर से ममता से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगती है और वो उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। परंतु ममता समझ जाती है कि हेमा को जरूर उससे कोई काम है, इसलिए वो उससे इतने प्यार से बातें कर रही है। परंतु ममता बाकी सभी बातों से अनजान थी कि हेमा उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है। तब हेमा ममता से कहती है कि मैं तुम्हारी कितनी अच्छी सहेली हूँ, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है और इस तरह तुम्हें और तुम्हारी माँ काटने जाया करूंगी और तुम घर पर रहकर दूसरों के कपड़े सीलना, इससे तुम्हारी बहुत सहायता होगी। जब ममता हेमा की ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि हेमा अचानक से उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है। ममता हेमा को बिल्कुल मना कर देती है कि उसे उसकी सहायता की कोई जरूरत नहीं, परंतु हेमा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और ममता को कहती है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, वो सच में अपनी दोस्ती निभाना चाहती है। उसकी जिद देखकर ममता भी मान जाती है और उसे लगता है कि शायद हेमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उस दिन हेमा ममता के घर से उसका दुपट्टा चुरा लेती है। फिर अगले दिन से हेमा ममता के जैसे वस्त्र पहनकर जंगल में लकड़ियां काट कर आती है। उसे पता था कि 2 दिन तक तो राजकुमार राज्य से बाहर गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएंगे। हेमा सोचती है कि जब तक राजकुमार आएंगे तब तक मैं 2 दिन में ममता की तरह लकड़ियां काटना सीख जाऊंगी ताकि राजकुमार को उस पर शक न हो। 2 दिन बाद राजकुमार वापस राज्य में आ जाते हैं और उस दिन फिर से हेमा ममता की तरह अपने चेहरे को ढककर उसके जैसे वस्त्र पहनकर जंगल में लकड़ियां काटने चली जाती है। उस दिन राजकुमार बड़ी हिम्मत करके हेमा के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये वही लड़की है, परंतु वो नहीं जानते थे कि ममता नहीं उसकी सहेली है। उसके बाद राजकुमार हेमा को अपने दिल की बात बता देते हैं और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तब हेमा राजकुमार से विवाह करने के लिए हाँ कर देती है। तब राजकुमार उससे निवेदन करते हैं कि कृपया करके अपने चेहरे से दुपट्टा हटाएं और वो उसका चेहरा देखना चाहते हैं। हेमा राजकुमार की ये बात सुनती है तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो सोचती है कि अब तो राजकुमार ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया है
और इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। अगर राजकुमार ने आज तक ममता का चेहरा नहीं देखा है और जब वो मेरा चेहरा देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं वही लड़की हूँ जो हर रोज इस जंगल में लकड़ी काटने आती है। उसके बाद राजकुमार मुझसे विवाह कर लेंगे, मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी। और वैसे भी तो मैं ममता से ज्यादा सुंदर हूँ। मेरा चेहरा देखने के बाद तो राजकुमार विवाह के लिए मना कर ही नहीं पाएंगे। राजकुमार को सच का पता कभी नहीं चल पाएगा। उसके बाद वो अपने चेहरे से दुपट्टा हटा देती है। जैसे ही वो दुपट्टा हटाती है तब राजकुमार हेमा को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम वो लड़की नहीं हो जो हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने आती थी। तब हेमा राजकुमार की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो राजकुमार से कहती है कि नहीं राजकुमार, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वही लड़की हूँ जो हर रोज इस जंगल में लकड़ियां काटने आती है। तब राजकुमार क्रोधित होकर कहते हैं, या तो तुम मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगा। तब हेमा राजकुमार को ऐसे क्रोधित देखकर उनकी ये बात सुनकर डर जाती है। उसके बाद हेमा डर की वजह से राजकुमार को सब सच बता देती है। राजकुमार कहते हैं, तुम मुझे अभी उस लड़की के पास लेकर जाओ। तब राजकुमार और हेमा ममता के घर पहुंच जाते हैं। जब ममता हेमा को रोते हुए देखती है और उसके साथ एक व्यक्ति है तब उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तब राजकुमार ममता को अपना परिचय देते हैं और ममता को सारा वाकया सुना देते हैं। जब ममता ये सारी बातें सुनती है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि किस तरह हेमा ने चालाकी से उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तब ममता राजकुमार से पूछती है कि राजकुमार, आपको कैसे शक हुआ कि ये लड़की कोई और है? आपने कभी मेरा चेहरा तो देखा नहीं था। तब राजकुमार बताते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से ममता का पीछा कर रहे थे और एक दिन ममता के सिर से दुपट्टा हट जाता है। तब वो उसके मस्तक पर उस निशान को देख लेते हैं जिसकी वजह से वो ममता को पहचानने में कामयाब हो सके। उसके बाद ममता हेमा से कहती है कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी सहेली कहते हुए। तुमने हमेशा मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया परंतु मैंने तुम्हें हमेशा क्षमा किया, पर तुम इतना ज्यादा गिर गई कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने की कोशिश की। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तब हेमा को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। वो ममता से माफी मांगने लगती है परंतु इस बार ममता हेमा को बिल्कुल भी माफ नहीं करती और कहती है, तुम चाहे कितना प्रयास कर लो पर तुम किसी इंसान से उसका भाग्य नहीं छीन सकती। उसके बाद ममता हेमा को वहां से चले जाने को कहती है। तब राजकुमार ममता को बता देते हैं कि वो ममता को पसंद करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। तब ममता कहती कि आप तो राजकुमार है, आपको तो एक से एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहिए। मैं तो एक आम लड़की हूँ और मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, तो आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? तब राजकुमार कहते हैं कि सुंदरता हमारे चेहरे से नहीं हमारे दिल से होती है। आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, आप सभी की सहायता करती हैं, आप में राजकुमारी वाले सभी गुण हैं, इसलिए हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद ममता भी राजकुमार से विवाह करने के लिए सहमत हो जाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा कोई भी मित्र हमसे ईर्ष्या करता है या वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें पहले ही सावधान होकर उससे सभी रिश्ते नाते तोड़ देने चाहिए, क्योंकि एक सच्चा मित्र हमारी मुसीबत में सहायता करता है ना कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। नागिन राजकुमारी। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य के राजा भीम सिंह शिकार करने जंगल में गए थे। जब वो शिकार कर रहे थे तब उन्हें वहां पर एक लड़की बेहोश मिली, जिसे देखकर राजा बहुत ज्यादा चौंक गए। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद वो अपने सैनिकों को बुलाते हैं और उस लड़की को लेकर अपने महल में चले जाते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद उस लड़की को होश आ जाता है। जी, आप कहाँ चली गई थी? आप इस तरह हमें छोड़कर क्यों गई थी? आपको पता है हमें आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। अब आप हमसे वादा कीजिए कि आप दोबारा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तब उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रानी इस तरह उन्हें अपनी पुत्री क्यों मान रही है। तब वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले राजा उस लड़की की बात को बीच में काटकर कहते हैं कि आपने देख लिया ना रानी, हमारी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है और अब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अब हमारी पुत्री को विश्राम करने की आवश्यकता है, वो बहुत ज्यादा थक गई होगी,
इसलिए आप भी अपने कक्ष में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए और राजकुमारी को भी आराम करने दीजिए। तब रानी राजा की बात मान लेती है और वहां से चली जाती है। तब वो लड़की राजा से पूछती है कि महाराज, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग हमें राजकुमारी क्यों कह रहे हैं? मैं तो कोई राजकुमारी नहीं हूँ। तब राजा उस लड़की से कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारी पुत्री, जो कि इस साम्राज्य की राजकुमारी थी, उनका नाम सुप्रिया था, कुछ ही दिन पहले उनका किसी ने कत्ल कर दिया। हमारे सैनिकों को नदी किनारे उनका शव मिला था। हमने ये बात अभी सभी से छुपा कर रखी क्योंकि उसके पिछले कुछ दिनों से राजकुमारी गायब थी और रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था और कहा था कि जब तक उन्हें राजकुमारी नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे और जल तक नहीं पिएंगी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनकी हालत को देखते हुए हमने उनसे सच छुपाया, परंतु जब हम आज जंगल में शिकार करने गए थे तब हम वहां आपको देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि आपकी शक्ल हमारी पुत्री से बिल्कुल हूबहू मिलती है। तब आपकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हम आपको अपने साथ अपने महल में ले आए। इसलिए रानी आपको राजकुमारी सुप्रिया ही समझ रही है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि उनकी पुत्री अब वापस आ चुकी है। तब वो लड़की कहती है कि परंतु झूठ बोलना तो गलत है ना, और मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकती, तो आपको उन्हें सच बता देना चाहिए। तब राजा कहते हैं, कृपा करके आप हमारी सहायता कीजिए। मैं अपनी पुत्री के कातिलों का पता लगाना चाहता हूँ और जब तक वो नहीं मिल जाते तब तक आप कृपया करके इस महल में रुक जाइए और रानी की तबीयत भी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। उसके बाद जब हमारी पुत्री के कातिल पकड़े जाएंगे तब हम रानी को सब सच बता देंगे। तब वो लड़की कहती है कि परंतु ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने घर वापस लौटना होगा, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती। तब राजा कहते हैं कि अगर आप हमारी सहायता करेंगी तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे और आप जो भी बोलेंगी हम आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। पहले तो वो लड़की उस महल में रुकने से मना कर देती है और राजा से कहती है कि आपको मेरी सच्चाई नहीं पता, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तब राजा उस लड़की से बार बार विनती करते हैं। जब वो लड़की राजा की ऐसी हालत देखती है तो वो राजा की सहायता करने के लिए सहमत हो जाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वचन दीजिए कि शाम ढलने के बाद आप या महल का कोई भी सदस्य हमारे कक्ष में नहीं आएगा। सुबह होने तक कोई भी हमें नहीं दिखेगा। हम रात को चाहे कहीं पर भी जाएं, आप हमें जाने से नहीं रोकेंगे। तब राजा उस लड़की को आश्वासन देते हैं कि वो जो चाहेगी राजा बिल्कुल वैसा ही करेंगे और अपने महल में सभी को वैसा ही आदेश देंगे। उस दिन के बाद से वो लड़की महल में राजकुमारी सुप्रिया बनकर रहने लगती है। राजकुमारी हर रात उस जंगल में जाया करती थी जहां से राजा उन्हें अपने महल में लेकर गए थे। जब वो जंगल में घूम रही थी तब उन्हें वहां पर किसी की चीखने की आवाज आती है। जब वो उस आवाज को सुनकर उसके पास जाती है तो देखती है कि वहां पर एक राजकुमार को वृक्ष से बांध रखा था। साथ ही वहां आग जल रही थी जिस पर एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ था। राजकुमारी उनसे सारी बात पूछती है। तब राजकुमार बताते हैं कि उन्हें एक राक्षस ने पकड़ लिया है और अब वो उन्हें पकाकर खा जाएगा। तब राजकुमारी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगी। तब राजकुमार कहते हैं कि नहीं, आप मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालिए। वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है और वो मेरे साथ आपको भी मारकर खा जाएगा। आप कृपया करके उसके आने से पहले यहाँ से चली जाइए। तब राजकुमारी कहती है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस राक्षस को अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसके बाद राजकुमारी राजकुमार की रस्सी खोलकर उन्हें वृक्ष से आजाद कर देती है। तभी वहां पर वो राक्षस आ जाता है और वो राजकुमार को ऐसे खुला देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है और फिर वो उन दोनों से कहता है कि तुमने इसे खोलकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम दोनों को एक साथ पकाकर खा जाऊंगा। तब राजकुमारी अपनी जादुई शक्तियों की सहायता से उस राक्षस को बांध देती है और वहां पर एक बड़े से नाग के रूप में प्रकट हो जाती है। तब राजकुमारी उस राक्षस से कहती है कि अब ये मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। तब राक्षस अपनी जान की भीख मांगने लगता है। राजकुमारी उस राक्षस पर दया करके उसकी जान बख्श देती है, परंतु वो उसे एक छोटे से नाग में बदल देती है ताकि वो आगे से किसी को भी न सताए। जब राजकुमारी ये सब देखते हैं तो वो बहुत अचंभित हो जाते हैं और राजकुमारी से पूछते हैं कि आप मुझे कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगती, आप कौन हैं? तब राजकुमारी बताती है कि मैं एक नागिन हूँ और मैं बहुत ज्यादा शरारती थी। मैंने एक बार हमारे नागों के देवता को रुष्ट कर दिया था। उन्होंने मुझसे कोई कार्य करने को कहा था जिसको मैंने नजरअंदाज कर दिया था।
जिसकी वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं दिन में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। मैं केवल रात को ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हूँ। इसलिए रात को मेरे पास मेरी सारी शक्तियां आ जाती हैं और दिन में मैं बिल्कुल आम इंसानों की तरह रहती हूँ। राजकुमारी आगे कहती है कि वे उनका ये राज किसी को भी न बताएं। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी सुप्रिया को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और राजकुमारी को आश्वासन देते हैं कि वो उनका राज किसी को भी नहीं बताएंगे। उस दिन के बाद से उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। राजकुमारी दिन में महल में ही रहा करती थी और रात को वो राजकुमार से मिलने जाया करती थी। राजकुमारी दिन में महल में इसलिए रहती थी क्योंकि राजकुमारी सुप्रिया की जान को खतरा था और वो दिन में वह अपनी जादुई शक्तियों का भी उपयोग नहीं कर सकती थी। जिन्होंने असली राजकुमारी सुप्रिया को मारा था वो दोबारा राजकुमारी पर आक्रमण कर सकते थे। इसलिए नागिन राजकुमारी रात को ही बाहर जाया करती थी क्योंकि रात को उन्हें किसी से डर नहीं था और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती थी। एक दिन राजकुमार राजकुमारी सुप्रिया से कहते हैं कि वो किसी दिन उनके महल में आए और उनके माता पिता से मिले। पहले तो राजकुमारी ऐसा करने से मना कर देती है, परंतु बाद में इस बात के लिए मान जाती है। उसके कुछ दिन बाद राजकुमारी अपने कुछ सैनिकों के साथ राजकुमार से मिलने के लिए अपने रथ में प्रस्थान करती है। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो जंगल में पहुंचती है तब राजकुमारी के सैनिक ही उन्हें बंदी बना लेते हैं। राजकुमारी ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर उनके ही सैनिकों ने उन्हें बंदी क्यों बनाया है। तभी वहां पर झाड़ियों के पीछे से रानी और राजकुमारी का सौतेला भाई निकल कर आते हैं। राजकुमारी रानी से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आपने मुझे इस तरह बंदी क्यों बनाया है। तब रानी हंसते हुए कहती है कि हमें आपका सारा सच मालूम है। हम जानते हैं कि आप राजकुमारी सुप्रिया नहीं है, आप उनकी बहरूपियां हैं और आप कोई आम इंसान नहीं बल्कि आप एक नागिन है। जब राजकुमारी ये सब बात सुनती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर इन्हें सच पता कैसे चला। तब रानी कहती है कि जिस दिन हमने आपको महल में देखा था हम उसी दिन समझ गए थे कि आप असली राजकुमारी नहीं हैं, क्योंकि असली राजकुमारी का कत्ल हमने ही किया था। पहले तो हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि असली राजकुमारी वापस कैसे आ सकती है, क्योंकि उन्हें तो हमने अपने हाथों से मारा था। फिर उस दिन के बाद से हमने आपका पीछा करना शुरू किया और जिस रात आपने राजकुमार को बचाया था उस दिन हमने स्वयं सारी घटना होते देखी थी। तब हमें पता चला कि आप राजकुमारी सुप्रिया नहीं बल्कि एक नागिन है और हमें ये राज भी पता चला कि श्राप के कारण दिन में आपके पास कोई शक्तियां नहीं होती। इसके बाद हमने एक अच्छे अवसर की तलाश की और आज हमें वो सुनहरा अवसर मिल ही गया। आप पूरे दिन महल में रहती, केवल रात को ही बाहर निकलती थी और रात को आपकी शक्तियों की वजह से हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते थे। दिन में आप महल में होती, आपको इतनी कड़ी सुरक्षा मिली हुई थी जिसके कारण हम महल में भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए हमने आज अवसर देखकर आपको बंदी बना लिया है। अब आप कुछ नहीं कर सकती, आपको कोई नहीं बचा सकता। इतना सब कहकर रानी जोर से हंसने लगती है। तब राजकुमारी कहती है कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? आपने राजकुमारी सुप्रिया को क्यों मारा? आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? तब रानी कहती है कि मैं राजकुमारी सुप्रिया की मौसी थी और मैंने अपनी बड़ी बहन का कत्ल करवाया था ताकि मैं राजा से शादी कर सकूं। ये बात राजकुमारी सुप्रिया को पता चल गई थी, इसलिए हमने उनका भी कत्ल करवा दिया ताकि राजा को ये सब पता न चले। और जब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी उसके बाद ये सारा राज्य मेरे बेटे का हो जाएगा। इतना कहकर रानी हंसने लगती है और वो राजकुमारी सुप्रिया को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर राजा अपने सैनिकों को लेकर आ जाते हैं। फिर भी रानी और उसके बेटे को बंदी बना लेते हैं। तब रानी राजा को वहां पर देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। तब राजा रानी को बताते हैं कि वो पहले से ही जानते थे कि ये राजकुमारी सुप्रिया नहीं, उनकी हम शक्ल है और वो जानबूझकर राजकुमारी को महल में लेकर आए थे ताकि वो उनके असली कातिलों को पकड़ सके। राजा आगे कहते हैं कि मैं जानता था कि ये काम किसी अपने का ही है, इसलिए मैंने राजकुमारी से कुछ दिन महल में रुकने के लिए कहा, क्योंकि मैं जानता था कि कातिल चाहे जो भी हो वो दोबारा राजकुमारी पर आक्रमण जरूर करेगा। इसलिए हम पहले से ही चौकन्ना थे और हमने अब आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। तब रानी राजा से अपने किए की क्षमा मांगने लगती है, परंतु राजा उन्हें मृत्युदंड की सजा दे देते हैं। उसके बाद राजा और राजकुमारी वापस अपने महल में आ जाते हैं। जब राजकुमार को ये सब सच पता चलता है तो वो राजकुमारी से मिलने उनके महल में जाते हैं। तब वे राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं।
जाती हैं। दरअसल वो नागों की महारानी बहुत ही दयालु महारानी थी और वो सभी की सहायता किया करती थी। वो किसी को भी अपने राज्य में उदास नहीं देख सकती थी। उसके बाद वो नागिन राजकुमारी अपनी महारानी को सब सच बता देती है। जब नागिन महारानी उनकी ये बात सुनती है तो वो समझ जाती है कि वो नागिन राजकुमारी भी राजकुमार को पसंद करती है और उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। तब महारानी उस नागिन को आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब तुम आम इंसानों की तरह भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। जब तुम्हें हमारी सहायता की जरूरत होगी या तुम किसी मुसीबत में होगी तब तुम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो। हालांकि तुम अपनी रोज की जिंदगी में अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकोगी। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? तब वो नागिन आगे कहती है कि वैसे भी मुझे पहले से ही श्राप मिला हुआ है कि मैं दिन में ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ऐसा रहने की आदत हो गई है। तो मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किए बिना जीने के लिए तैयार हूँ और मैं बहुत खुश होंगी कि अगर मैं एक आम जिंदगी जी सकूं। उसके बाद महारानी उसे एक आम जीवन व्यतीत करने की इजाजत दे देती है। फिर वो अपनी महारानी का शुक्रिया अदा करके वापस राजकुमार के पास चली जाती है और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो जाती है। उसके बाद राजकुमार भी उस नागिन राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार का संघर्ष। ये बात है सोनपुर साम्राज्य की, जहां के राजा आदित्यराज थे। उनकी 3 रानियां थी। रानी सुनीता जो कि उनमें सबसे बड़ी थी, फिर रानी पायल और सबसे छोटी रानी इंदु थी। रानी सुनीता और पायल रानी इंदु से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी क्योंकि रानी इंदु उनसे ज्यादा खूबसूरत थी और हर कोई केवल उन्हीं की प्रशंसा किया करता था। महल के सभी लोग या प्रजा भी रानी इंदु को ही बाकी दोनों रानियों से अधिक प्रेम करते थे। वे सभी रानी इंदु को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी, परंतु रानी इंदु बहुत ही दयालु थी और वो हर किसी की सहायता करती थी। अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो रानी इंदु उन्हें प्यार से समझाती और कभी भी किसी को दंड नहीं देती थी। परंतु वहीं दूसरी तरफ रानी सुनीता और रानी पायल दोनों थोड़ी घमंडी थी और अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो वो उन्हें छोटी छोटी बातों पर ही दंड दे दिया करती थी, जिसकी वजह से सभी लोग रानी इंदु को अधिक पसंद करते थे। राजा भी रानी इंदु की हर इच्छा को पूरी करते थे और उनकी खूब प्रशंसा किया करते थे। इसलिए रानी सुनीता और रानी पायल रानी इंदु से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगी थी। वो हमेशा रानी इंदु के खिलाफ कोई न कोई योजना बनाती ही रहती थी जिससे राजा रानी इंदु से नफरत करे, परंतु वो कभी भी अपनी इस योजना में सफल नहीं हो पाती थी। ऐसा करते करते कुछ समय बीत जाता है और उसके बाद रानी इंदु गर्भवती हो जाती है। जब ये बात दोनों रानियों को पता चलती है तो वे इस प्रकार क्रोधित हो जाती है जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि और भी ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि उन दोनों रानियों की अब तक कोई संतान नहीं थी और रानी इंदु का विवाह दोनों रानियों के विवाह के कुछ वर्ष बाद हुआ था और अब रानी इंदु सबसे पहले गर्भवती हो गई। तो ये बात दोनों रानियों को बिल्कुल भी रास नहीं आई। अब उन्हें इस बात का डर लगने लगा था कि अगर रानी इंदु की संतान हो गई तो उन्हें पहले से भी ज्यादा अधिक महत्व मिलने लग जाएगा और उनकी संतान ही इस राज्य का वारिस बनेगी। उसके बाद से दोनों रानियां मिलकर अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाने लगती हैं कि किस प्रकार वे रानी इंदु को इस महल से निकाल सकती हैं, परंतु उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब दोनों रानियां मिलकर योजना बनाती हैं और रानी पायल रानी सुनीता से कहती हैं कि दीदी क्यों ना हमें खाने में विष मिलाकर रानी इंदु को खिला दें, जिससे हमारी सारी समस्या का हल एक ही बार में निकल जाएगा। तब रानी सुनीता से कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर रानी इंदु को कुछ हो गया तो इससे किसी को हम पर शक हो जाएगा तो हमें भी उसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम रानी इंदु की संतान से छुटकारा पा सकें, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा खतरे से बात उनकी होने वाली संतान ही है। हमें रानी इंदु को कुछ ऐसा मिलाकर खिलाना होगा जिससे उनकी संतान उनके पेट में ही मर जाए और रानी इंदु को कुछ न हो। उस दिन के बाद से रानी सुनीता और रानी पायल रानी इंदु के लिए कुछ इस प्रकार के भोजन बनाकर ले जाने लगी
जिससे उनके बच्चे को नुकसान पहुंचे। उस दिन से दोनों रानियां रानी इंदु से बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगती हैं, जिसकी वजह से रानी इंदु को उन दोनों पर शक हो जाता है। एक तरफ तो दोनों रानियां रानी इंदु के लिए षड्यंत्र रच रही थी, वहीं दूसरी तरफ रानी इंदु अच्छे से जानती थी कि दोनों रानियां उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती हैं और वे जरूर कोई न कोई योजना बनाएंगी ताकि वो उनको या उनके होने वाली संतान को कोई नुकसान पहुंचा सके। इसलिए रानी इंदु बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाती है और वो अपनी कुछ भरोसेमंद दासियों को सख्त निर्देश दे देती हैं कि वो दोनों रानियों को कुछ उनके आसपास न भटकने दे। उसके बाद समय बीत जाता है और रानी को एक सुंदर पुत्र होता है। उस समय राजा किसी काम से दूसरे राज्य में गए थे। तब रानी सुनीता और रानी पायल एक योजना बनाती हैं। फिर वे उसी दिन उन दासियों को आदेश देती हैं कि वे राजकुमार के बदले वहां पर एक पाषाण रख दें। उसके बाद दासियां बिल्कुल वैसा ही करती हैं। जब रानी इंदु सो रही थी तब दासी वहां से राजकुमार को उठाकर ले जाती हैं और उसके बदले में वहां पर एक पाषाण रख देती हैं। फिर वे दोनों रानियां अपने एक दास को आदेश देती हैं कि वो उस राजकुमार को नदी में फेंक दे। तब ये सारी बात एक दासी सुन लेती है, जो कि रानी इंदु की बहुत ही खास और प्रिय दासी थी। फिर वो उस दास का पीछा करती है जो राजकुमार को अपने साथ लेकर जाता है, और जब वो राजकुमार को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देता है, फिर उस व्यक्ति के जाने के बाद वो दासी तुरंत उस नदी में कूदकर राजकुमार को बचा लेती है। फिर वो दासी राजकुमार को अपने साथ अपने गांव ले जाती है और वहां पर उनके अच्छे से ध्यान रखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब राजा वापस महल आते हैं तब उन्हें ये सब पता चलता है कि रानी इंदु ने एक पाषाण को जन्म दिया है। तब उन्हें ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है। धीरे धीरे ये बात पूरे महल में और पूरे राज्य में फैल जाती है। इसके बाद महल में हर कोई रानी इंदु के बारे में अजीबोगरीब बात करने लगते हैं और सभी रानी इंदु को एक अपशकुनी रानी मानने लगते हैं। जब राजा तक ये बात पहुंचती है कि हर कोई रानी इंदु को एक अपशकुनी रानी बता रहा है और प्रजा रानी इंदु के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और वे नहीं चाहते कि एक अपशकुनी उनकी रानी बने, तब राजा भी रानी इंदु का त्याग कर देते हैं। राजा रानी इंदु को महल से तो बाहर नहीं निकालते, परंतु वे उन्हें सबसे अलग कमरे में रखते हैं। उस दिन के बाद से हर कोई रानी इंदु के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगता है। जब सब सही था तब हर व्यक्ति रानी इंदु की कितनी प्रशंसा किया करता था और तब वे सभी उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते थे। परंतु जैसे ही दिन बदले तो सभी लोगों की बातें भी बदल गई। अब हर कोई उनको गलत ठहरा रहा था और उन्हें अपनी रानी के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। रानी इंदु के इस बुरे समय में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। रानी इंदु अच्छे से जानती थी कि यह सब चाल उन दोनों रानियों की ही है और उन्होंने उनके पुत्र को मार डाला है। परंतु रानी इंदु अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि महल में हर कोई उनके ही खिलाफ था और उनके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। इस बात का फायदा उठाते हुए रानी सुनीता और रानी पायल रानी इंदु के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगती हैं। वो अपनी सभी काम रानी इंदु से करवाया करती थी और हमेशा रानी इंदु का मजाक उड़ाया करती थी। रानी इंदु के साथ जो कुछ भी हो रहा था उस चीज से सबसे ज्यादा खुश रहने वाली सुनीता और रानी पायल ही होते थे, जिससे मानो उनकी हर समस्या हल हो गई हो और उन्हें कोई बहुत बड़ा उपहार मिला हो। उस दिन के बाद से वे दोनों रानियां खूब जश्न मनाती हैं और रानी इंदु के लिए हर वक्त बहुत सारी समस्याएं खड़ी करती रहती हैं। ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीत जाते हैं और अब राजकुमार भी बड़े हो जाते हैं। वे अब 5 वर्ष के हो चुके थे। तब वो दासी सोचती है कि वो किस तरह राजकुमार को वापस महल में ले जाए और राजा को सारी बात सच बताए। वो बहुत ज्यादा चिंतित होती है कि वो राजकुमार को सही सलामत महल तक पहुंचा पाएगी कि नहीं और महल में कोई उसकी बात पर विश्वास करेगा भी या नहीं। उसे इस बात का सबसे ज्यादा डर था कि अगर कहीं किसी को पता चल गया कि वो असली राजकुमार है और वे फिर से राजकुमार को मारने का प्रयास न करे। उसके बाद वो दासी निश्चय कर लेती है कि उसे राजा के पास जल्द से जल्द जाना ही होगा। वो कहती है कि इससे पहले कि उन दोनों रानियों को पता चले कि राजकुमार जिंदा है, मुझे पहले राजा को ही सब सच बताना होगा। मुझे राजा को सूचित करना ही होगा कि उन दोनों रानियों ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचकर
रानी इंदु के साथ इतना बुरा किया और उनके राजकुमार को मारने का प्रयास किया। उसके अगले ही दिन वो दासी अपना भेष बदलकर राजकुमार को लेकर वापस सोनपुर साम्राज्य में आ जाती है। फिर वो राजकुमार को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाती है। उसके बाद वो राजा को सब सच बता देती है, किस प्रकार उनके पीछे से रानी सुनीता और रानी पायल ने रानी इंदु के साथ कितना गलत किया और उन्होंने राजकुमार को मारने की कोशिश की और उनकी जगह पर एक पाषाण को रख दिया। तब रानी सुनीता और रानी पायल कहती हैं कि ये दासी हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये यहाँ पर आकर इतनी बड़ी बात कह रही है। तब दोनों रानियां कहती है कि ये दासी रानी इंदु की खास दासी थी और कोई भी रानी इंदु को अच्छा नहीं मानता था, इसलिए ये जानबूझकर षड्यंत्र रच रही है और नकली राजकुमार को यहाँ पर लेकर आई है। फिर दासी कहती है कि नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये आपका असली पुत्र है और इन दोनों रानियों ने ही मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा था और राजकुमार को मारने की कोशिश की थी। पहले तो राजा भी उस दासी की बात पर विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये जरूर झूठ बोल रही है। उसके बाद वो दासी से कहते हैं कि महाराज, राजकुमार के बाएं हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा रानी इंदु के बाएं हाथ पर है। दोनों के हाथों पर एक फूल जैसा निशान है, जिससे ये साबित होता है कि ये रानी इंदु के ही पुत्र हैं और ये असली राजकुमार है। उसके बाद दासी राजकुमार का बायां हाथ राजा को दिखाती है। जब राजा देखते हैं कि उसके बाएं हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि रानी इंदु के हाथ पर है, तभी दोनों रानियां घबरा जाती हैं कि कहीं राजा इस दासी की बात पर विश्वास न कर ले। तभी दोनों रानियां राजा को भड़काने लगती हैं और कहती है कि महाराज, ये जरूर इसकी कोई चाल होगी, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसके बाद वो दासी बताती है कि महाराज, आप चाहे तो उस दास से पूछ ले जिसने राजकुमार को मारने का प्रयास किया था। तब राजा अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि वो उस दास को पकड़कर लेकर आए। उसके बाद राजा के सिपाही उस दास को बहुत ज्यादा मारते हैं, जिसके बाद वो सच बता देता है। जब राजा ये बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी दोनों रानियों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और उनके ही पुत्र को मारने का प्रयास किया। तब राजा अपनी दोनों रानियों को कैद खाने में डालने का आदेश दे देते हैं और उसके बाद वो रानी इंदु से अपने किए की क्षमा मांगते हैं। राजा को बहुत दुख होता है कि उन्होंने रानी इंदु के साथ कितना गलत व्यवहार किया और जब उनका बुरा समय था और सब उनके खिलाफ थे, तब उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। पहले तो रानी राजा को माफ नहीं करती, परंतु जब वो देखती है कि राजा सच में अपने किए के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, उसके बाद रानी इंदु राजा को उनकी गलती के लिए माफ कर देती है और फिर राजा, राजकुमार और रानी इंदु तीनों खुशी खुशी अपने साम्राज्य पर राज करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारा अच्छा समय होता है तब हर कोई हमारा साथ देता है और जैसे ही हमारा बुरा समय आता है हर कोई हमसे अपनी पीठ फेर लेता है और हमें भला बुरा कहने लगता है। इसलिए हमें किसी से भी ज्यादा आशाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी सुविधाओं के अनुसार ही महत्व देता है और उसके साथ अपनी सुविधाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। पूर्व जन्म की अधूरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में सुलेखा नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता एक बहुत ही धनी व्यापारी थे और वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही नाजो से पाल पोस कर बड़ा किया था। सुलेखा भी एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। सुलेखा को बचपन से ही अजीब अजीब तरह के सपने आते थे, जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। पहले तो उसे समझ में नहीं आता था कि उसे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसके सपने हमेशा अधूरे होते थे जिन्हें वो समझ नहीं पाती थी। परंतु उसके कुछ समय बाद जब सुलेखा बड़ी हो जाती है तब उसे और भी ज्यादा भयानक सपने आने लगते हैं। उसे बचपन से ही सपने में एक सिपाही दिखता था और उसे ऐसा लगता था जैसे मानो वो उस सिपाही को अच्छे से जानती हो। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम पिंकी था। वो अक्सर उसे अपने सपने के बारे में बताया करती थी। एक दिन वो अपनी सहेली पिंकी से कहती है कि पिंकी, तुम्हें पता है, आज फिर से मुझे वही सपना आया और उस सपने में आज मुझे बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। तब पिंकी कहती है कि अब तो ये आम बात हो चुकी है, तुम्हें तो हर रोज वही सपना आता है जिसमें तुम्हें एक ही चीज बार बार दिखाई देती है। तब सुलेखा कहती है कि अरे नहीं पिंकी,
इस बार मुझे वो सपना पूरा दिखाई दिया और उसमें मुझे बहुत ही अलग चीज पता चली। तब पिंकी कहती है कि ऐसा क्या पता चला तुम्हें? उसके बाद सुलेखा कहती है कि क्या तुम्हें पूर्व जन्म की बातों पर विश्वास है? पिंकी कहती है कि क्या कहा तुमने? पूर्व जन्म? पूर्व जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमें भला अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद रह सकती हैं, जबकि हमें तो अपने बचपन की बातें भी याद नहीं रहती। तो मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती। और सुलेखा, तुमने पूर्व जन्म के बारे में क्या पूछा? तब सुलेखा आगे कहती है कि तुम्हें पता है कि पिंकी, जो सिपाही मुझे बचपन से दिखता था, आज मेरे सपने में आया कि मैं और वो सिपाही, हम दोनों का विवाह होने वाला था और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। परंतु हमारे विवाह से कुछ दिन पहले ही दूसरे राज्य के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से उस सिपाही को युद्ध में जाना पड़ा। और उसके कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि वो सिपाही युद्ध में शहीद हो गया। उसके बाद मैंने अपने सपने में आत्महत्या कर ली, क्योंकि मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मुझे ये सपना बहुत अजीब लगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गई। मुझे लगता है कि जरूर मेरे पिछले जन्म की कहानी से ही ये सब जुड़ा है। तब पिंकी कहती है कि अरे सुलेखा, तुम भी कैसी अजीबो गरीब बातें करती हो। पूर्व जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये महज एक सपना ही है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। सुलेखा कहती है कि नहीं पिंकी, ये महज एक सपना नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बचपन से ही वो सिपाही अपने सपने में दिखता है और बड़े होने के बाद मुझे पूरी बात समझ में आ गई है कि मेरे और उस सिपाही के साथ क्या घटना घटित हुई थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा मैं सोच रही हूं बिल्कुल वैसा ही है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये घटना पहले घटित हो चुकी है और मैं अपने जीवन में एक बार उस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहती हूं। तब पिंकी सुलेखा को समझाने का बहुत प्रयास करती है कि पूर्व जन्म जैसी कोई भी बात नहीं होती है, ये सब केवल उसका वहम है और ऐसा कभी भी सच नहीं हो सकता है। परंतु सुलेखा का मानना कुछ और ही था और वो पिंकी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उस दिन के बाद से सुलेखा को हर रोज वही सपना बार बार आता है और सुलेखा का विश्वास और भी बढ़ जाता है। फिर उसके कुछ समय बाद उनके गांव में एक चित्रकार आता है। वो इस गांव में नया होता है और उसने वहां पर किराए पर एक घर लिया होता है। उसका नाम आरव था, जो कि बहुत ही सुंदर चित्रकारी किया करता था। वो इतने सुंदर चित्र बनाता था कि पूरे गांव में उसके चित्रों की प्रशंसा होती थी और हर कोई उससे अपना चित्र बनवाने जाता था। तब एक दिन सुलेखा पिंकी से कहती है कि पिंकी, चलो क्यों न हम भी अपना चित्र बनवा कर आए। तब पिंकी भी सुलेखा की इस बात से सहमत हो जाती है और वे दोनों उसी दिन अपना चित्र बनवाने आरव के पास चले जाते हैं। जैसे ही सुलेखा आरव को देखती है तो वो बहुत ज्यादा अचंभित हो जाती है। वो देखती है कि इस चित्रकार की शक्ल तो बिल्कुल उस सिपाही से मिलती है जो उसके सपने में अक्सर आता था। उसके बाद पिंकी और सुलेखा अपना चित्र बनवाकर घर वापस आ जाते हैं। तब रास्ते में सुलेखा पिंकी से कहती है कि पिंकी, तुम्हें पता है, जो वो चित्रकार है वही मेरे सपनों में बचपन से आ रहा है। इस चित्रकार की और उस सिपाही की शक्ल बिल्कुल हूबहू एक जैसी ही है। तब पिंकी कहती है कि सुलेखा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? तब सुलेखा कहती है कि पिंकी, मेरी बात पर भरोसा करो, ये वही व्यक्ति है, मैं सच कह रही हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये महज एक सपना नहीं है। मेरा और उस व्यक्ति का कोई न कोई संबंध तो जरूर है और मैं इस बारे में इस व्यक्ति से बात करना चाहती हूं। उस दिन के बाद से सुलेखा हर रोज आरव से मिलने जाया करती थी। सुलेखा को आरव की चित्रकारी और उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता था और वो निश्चय कर लेती है कि वो आरव से ही विवाह करेगी और किसी से भी नहीं। फिर एक दिन सुलेखा अपने मन की बात आरव को बता देती है और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु आरव सुलेखा से विवाह करने के लिए मना कर देता है। तब सुलेखा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर सुलेखा सोचती है कि उसे एक बार और आरव से बात करनी चाहिए और उसे सब सच बता देना चाहिए। तब अगली सुबह सुलेखा जाकर आरव से मिलती है और उसे सब सच बता देती है कि किस तरह बचपन से उसके सपने में
आरव एक सिपाही के रूप में दिखता है और वो अपना पूरा सपना आरव को बता देती है। तब सुलेखा आगे कहती है कि आप हर रोज मेरे सपने में आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं आपको बहुत समय से जानती हूं और मैं आपके साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। जब आरव सुलेखा की यह बात सुनता है तो उसे भी हैरानी होती है। तब आरव कहता है कि जो सपना बचपन से आपको आ रहा है वैसा ही सपना मुझे भी आता है, परंतु मेरे सपने में मुझे उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आता और मैंने आज तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो आप कृपया करके मुझे अपना दायां हाथ दिखा सकती हैं। क्या आपके दाएं हाथ पर एक गहरा काले रंग का निशान है? तब सुलेखा कहती है कि हाँ, मेरे दाएं हाथ पर एक काला गहरा निशान है। उसके बाद सुलेखा वो निशान आरव को दिखा देती है। तब आरव कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि मेरे सपने में उस लड़की के हाथ पर दिखता है। तब आरव आगे कहता है कि पहले तो मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, परंतु मुझे बचपन से बार बार एक ही सपना आता था जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। तब मैंने ये बात अपने एक मित्र को बताई। तब उसने मुझसे कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। तुम्हें उस लड़की को अवश्य ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे सपने में आती है। क्या पता तुम्हें सच में वो लड़की मिल जाए। इसलिए मैंने अलग अलग गांव में जाकर चित्रकारी करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अगर सच में उस लड़की का मिलना मेरी किस्मत में होगा तो वो लड़की मुझे जरूर कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। इसलिए उस दिन के बाद से मैं अलग अलग गांव में जाकर रहने लगा और अब इस गांव में मुझे आप मिल गई हैं। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उसके बाद आरव भी सुलेखा से विवाह करने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे सुलेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सुलेखा घर जाकर अपनी सहेली पिंकी को सारी बातें बता देती है कि किस प्रकार उसने आरव को अपने सपने के बारे में सब बताया और आरव के भी सपने में एक लड़की आती थी और उसके सपने में भी बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा कि मेरे सपने में दिखता था। तब पिंकी ये सब बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर सुलेखा आगे कहती है कि देखा ना पिंकी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस सपने का हकीकत से जरूर कोई तो संबंध है। तब पिंकी कहती है कि तुम सच कहती हो सुलेखा, इसका मतलब जो भी तुमने कहा था वो सब सच था। अब मुझे भी यकीन हो चुका है और कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें वो व्यक्ति मिल गया और अब तुम उससे विवाह करने वाली हो। उसके बाद सुलेखा कहती है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी मुझे पिताजी से जाकर भी बात करनी है कि मैं आरव से विवाह करना चाहती हूँ और मुझे उन्हें मनाना होगा। उसके अगले दिन सुलेखा अपने पिता को सब बात बता देती है और उनके सामने आरव से विवाह करने की अपनी इच्छा प्रकट करती है, परंतु सुलेखा के पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने आखिर उस लड़के से विवाह करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम एक धनी व्यापारी की लड़की हो और वो लड़का केवल चित्रकारी करता है, वो भी अलग अलग गांव में जाकर। उसके पास तो रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है। मैं तुम्हारा विवाह कभी भी ऐसे लड़के से नहीं करने वाला। तुम केवल अपने बेकार सपने के आधार पर ऐसे ही किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए कैसे सहमत हो सकती हो? इसलिए तुम इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। तब सुलेखा अपने पिता को समझाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु उसके पिता इस विवाह के लिए साफ इनकार कर देते हैं। उसके अगले दिन आरव अपने पिता के साथ सुलेखा के घर पर रिश्ते के लिए जाता है। तब आरव सुलेखा के पिता को सब बताता है कि उसके पिता भी एक बहुत ही धनी सेठ है और उसे चित्रकारी करना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आरव आगे अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने उस लड़की को ढूंढने के लिए ही चित्रकारी की है ताकि मैं अलग अलग गांव में जाकर उस लड़की को ढूंढ सकूं। उसके बाद जब मैं इस गांव में आया तब मैं सुलेखा से मिला और हम दोनों को सब सच पता चला। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं और सुलेखा एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। कृपया करके आप इस रिश्ते के लिए इनकार मत कीजिए। जब सुलेखा के पिता को पता चलता है कि आरव के पिता भी एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं, उसके बाद वो भी इस रिश्ते के लिए सहमत हो जाते हैं। उसके बाद वे सुलेखा और आरव का विवाह करवा देते हैं। राक्षस बना राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था
वो व्यापारी समुद्री मार्ग से विदेशों से व्यापार करता था। उस व्यापारी की एक लड़की थी जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। व्यापारी की पत्नी भी बहुत अच्छी औरत थी और व्यापारी भी बहुत अच्छा था। पिंकी अभी काफी छोटी थी। वो व्यापारी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन व्यापारी को अपने व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ रहा था। बेटी से अलग होते हुए उसका मन बड़ा अशांत था। रवाना होते समय उसने अपनी बेटी से पूछा, पिंकी बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूं, तुम मुझे बताओ कि मैं वहां से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। पिंकी सोचते हुए बोली, पिताजी, आप मेरे लिए वहां से एक गुड़िया लाना, बस। जी पिताजी। पिंकी की इस छोटी सी इच्छा को जानकर व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। फिर व्यापारी अपनी यात्रा पर जाने के लिए जहाज पर सवार हो गया। कुछ दिन तक तो बड़े आराम के साथ उसकी यात्रा चलती रही। इस यात्रा में उसे बड़ा मजा आ रहा था। मगर एक दिन आसमान में अचानक काली घटाएं घिर आई। व्यापारी जहां आगे बढ़ रहा था वो काली घटाओं को देखकर घबरा गया। देखते ही देखते तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और फिर उन हवाओं ने आंधी का रूप धारण कर लिया था। उस आंधी के कारण समुद्री तूफान उठना आरंभ हो गया। समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। उन लहरों की वजह से जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा। तभी एकाएक जहाज एक चट्टान से बुरी तरह टकरा गया। व्यापारी ये देखकर बुरी तरह से घबरा गया। टकरा जाने की वजह से जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहाज का सारा सामान डूब चुका था। इत्तेफाक से व्यापारी के हाथ में एक तख्ता आ गया। व्यापारी ने तुरंत वो लकड़ी का पटरा पकड़ लिया। व्यापारी उस पटरे की सहायता से समुद्र में तैरने लगा। तैरते तैरते वो एक टापू पर जा पहुंचा। वहां उसे टापू पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हिम्मत करके वो उस टापू पर चढ़ गया। टापू एकदम सुनसान था। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। फिर भी वो टापू का जायजा लेने के लिए कुछ आगे बढ़ा। काफी दूर तक उसे कोई नहीं मिला। एकाएक उसकी नजर टापू पर बने एक महल पर पड़ी। उसके कदम तेजी से उसी महल की तरफ बढ़ने लगे। वो महल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। महल के पास जाकर उसने गौर से चारों तरफ जायजा लिया। फिर महल में अंदर जाने के बारे में सोचने लगा, मगर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने डरते डरते महल के अंदर प्रवेश किया। महल में जाकर उसने देखा कि वहां हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। वो महल को हैरानी से देख रहा था। अंदर से वो महल बहुत सुंदर था। फिर वो महल में किचन की तरफ बढ़ गया। वहां उसने देखा रसोई घर में मेज के ऊपर विविध प्रकार के व्यंजन सजे हुए हैं। इस समय उसे बड़े जोर की भूख लगी हुई थी। सबसे पहले उसने भरपेट खाना खाया। फिर उसने देखा कि वहां बहुत तरह के शरबत भी रखे थे। उसने खाने के बाद वो सभी पेय पदार्थ पिए। वो काफी थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटकर कुछ देर आराम करना चाहता था, मगर कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह सवेरे जब उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। फिर वो नहा धोकर तैयार हो गया। तैयार होने के बाद वो महल की खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर बागीचा दिखाई दिया। वो बागीचा बहुत ही सुंदर था और उसके अंदर गुलाब, चंपा, चमेली, जूही, बेला आदि के फूल खिले हुए थे। वहां बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। कुछ देर तक तो व्यापारी बगीचे में घूमता रहा। फिर घूमते घूमते उसे एक कमरा दिखाई दिया। वो उस कमरे के अंदर चला गया और उसका निरीक्षण किया। वहां उसने देखा कि काफी सारी गुड़िया करीने के साथ सजाकर रखी गई थी। गुड़िया को देखते ही उसे अपनी बेटी की याद आ गई थी। उसने उन गुड़ियों को गौर से देखा। फिर उसमें से एक सुंदर सी गुड़िया बाहर निकाल ली। बाहर निकालते ही उस गुड़िया ने एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। उस राक्षस की बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े दांतों को देखकर वो व्यापारी डर गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। राक्षस ने कहा, अरे बेवकूफ, गुड़िया लेकर तूने बहुत बड़ा अपराध किया है।
तुझे इस महल और बगीचे में आने का अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं अनजाने में यहां आ गया हूं, व्यापारी ने डरते डरते बताया। अब मैं तुझे खा जाऊंगा, अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हो जा। राक्षस जी, गुड़िया तो मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी, उसने बताया। कौन सी बेटी? मेरी बेटी पिंकी, उसने बताया। अगर तू बचना चाहता है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी, उसने कहा। कैसी शर्त? राक्षस ने कहा, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो तुझे अपनी बेटी को मेरे पास रहने के लिए भेजना पड़ेगा, तभी तेरी जान बच सकती है। यह कैसी शर्त है? अगर तुमने मेरी शर्त मानने से इनकार किया तो फिर मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। राक्षस की शर्त सुनने के बाद व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके सामने राक्षस की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा भी तो दिखाई नहीं दे रहा था। क्या सोच रहा है? राक्षस ने पूछा। कुछ नहीं, वो हड़बड़ा गया। क्या तुझे मेरी शर्त मंजूर है? हां, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है, उसने बताया। कैसी समस्या? मैं यहां पिंकी को कैसे भेजूंगा? वो अकेली यहां नहीं आ सकती, उसने बताया। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई कुर्सी दूंगा। वो कुर्सी तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। फिर तुम उसी कुर्सी के द्वारा पिंकी को यहां भेज देना। फिर राक्षस ने व्यापारी को एक जादुई कुर्सी दी। व्यापारी कुर्सी पर बैठ गया। व्यापारी के बैठते ही कुर्सी उड़ने लगी और उड़ते उड़ते वो व्यापारी के घर पहुंच गई। व्यापारी को इस प्रकार आता देख सब हैरान रह गए थे। व्यापारी ने उस टापू की पूरी घटना घर में सबको बताई, लेकिन वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पिंकी ने रात के समय अपने पिता की सारी बातें सुन ली थी और वो ये भी जानती थी कि उसके पिता उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। फिर उसने राक्षस के पास जाने का फैसला कर लिया। व्यापारी ने पिंकी को जादुई कुर्सी पर बिठाया। कुर्सी उड़कर राक्षस के महल में पहुंची। पिंकी को देखते ही राक्षस खुश हो गया। फिर पिंकी उसी राक्षस के साथ उसके महल में रहने लगी। राक्षस के महल में हर प्रकार की सुविधाएं थी। पिंकी राक्षस के साथ बड़े प्यार से रहती थी, उसकी पूरी देखभाल करती थी। इस प्रकार उसने राक्षस का पूरा विश्वास प्राप्त कर लिया था। पिंकी भी राक्षस के साथ खुशी खुशी रहती। वो उसे हर प्रकार से खुश रखता था। एक दिन पिंकी को अपने माता पिता की बहुत याद आने लगी। वो बड़ी उदास हो गई। राक्षस ने जब उसे उदास देखा तो उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। क्या बात है पिंकी? मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम उदास रहने लगी हो। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं उदास हूं। तो तुम इसलिए उदास थी? राक्षस ने मुस्कुराकर हैरानी से पूछा। पिंकी ने उससे विनती की, क्या तुम मुझे अपने माता पिता के पास कुछ दिनों के लिए भेज सकते हो? मैं 8 दिन में जरूर वापस आ जाऊंगी। राक्षस ने 8 दिन में लौट आने की शर्त पर पिंकी को माँ बाप के पास जाने की इजाजत दे दी। पिंकी उड़न कुर्सी पर बैठकर अपने माता पिता के पास पहुंची। पिंकी को देखते ही उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे। पिंकी 8 दिन के बदले 10 दिन तक अपने माता पिता के पास रुक गई। वहां पिंकी के बिना राक्षस का एक एक पल भारी होने लगा था। उसकी जुदाई राक्षस से बर्दाश्त नहीं हुई और वो बेहोश हो गया। जब पिंकी राक्षस के महल में लौटी तो वो राक्षस बेहोश पड़ा था। पिंकी ये देखकर रोने लगी। तभी वहां एक परी आई और उसने पिंकी से कहा, पिंकी, तेरे आंसू इस राक्षस पर गिरेंगे तो चमत्कार होगा। पिंकी राक्षस के पास गई। उसके आंसू राक्षस के शरीर पर गिरने लगे। तभी राक्षस ने अपनी आंखें खोल दी। अब वो एक सुंदर राजकुमार बन चुका था। उसके शाप का अब अंत हो चुका था। राजकुमार और पिंकी जहाज में बैठकर पिंकी के घर आ गए। उन्हें देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। पिंकी ने जब अपने माता पिता को पूरी बात बताई तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया। राजकुमारी सूरजमुखी। एक व्यापारी था। उसके 5 बेटे थे। 4 बेटों की शादियां हो गई थी, किंतु 5वां सबसे छोटा बेटा अभी कुंवारा था। घर में सबसे छोटा होने के कारण
सभी उससे बहुत प्यार करते थे। इसी लाड प्यार में वो बिगड़ गया था और कुछ काम करने के बजाय इधर उधर मारा मारा फिरता था। सारा दिन आवारागर्दी करता तथा गप्पे मारता रहता था। उसकी भाभियां उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो न तो घर का कुछ काम करता था और ना ही कुछ कमाता था। वो हर काम में अपनी भाभियों की कमियां निकालता रहता था। एक दिन एक भाभी उसे खाना खिला रही थी, तब उसने खाना उठाकर जमीन पर फेंक दिया और बोला, ये भी कोई खाना है? किसी में नमक तेज और किसी में कम। मैं ऐसा खाना नहीं खाता। भाभी को भी क्रोध आ गया। वो तेज स्वर में कहने लगी, इतने ही नखरे वाला है तो राजकुमारी सूरजमुखी से विवाह कर ले। हम भी देखेंगे वो तुझे कितने स्वादिष्ट पकवान खिलाती है। छोटा लड़का क्रोधी तथा जिद्दी तो था ही। वो फौरन घर छोड़कर जाने लगा और बोला, अब तो जब तक राजकुमारी सूरजमुखी से शादी न कर लूं, घर में कदम न रखूंगा। व्यापारी का लड़का ये कहकर घर से निकल पड़ा। वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक साधु रहते थे। लड़का उन्हीं के यहां रुक गया और उनकी सेवा करने लगा। साधु लड़के की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी इच्छा जाननी चाहिए। लड़के ने साधु को सारी बात बताई और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ये राजकुमारी सूरजमुखी कौन है? साधु बोले, वो एक राजकुमारी है। राजा ने राज्य से बाहर उसके लिए एक महल बनवा दिया है, जिसमें वो अपनी दासियों के साथ रहती है। वो इतनी सुंदर और कोमल है कि उसे रोज फूल से तोला जाता है। उसका वजन कभी भी सूरजमुखी के फूल से अधिक नहीं निकलता। लड़के ने जब साधु की बात सुनी तो उससे आगे कहा, गुरुदेव, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। क्या आप इस काम में मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? साधु ने सुना तो वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देखो पुत्र, वैसे तो एक कठिन कार्य है, किंतु तुमने मेरी बड़ी सेवा की है तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। आगे तुम जानो। साधु ने अपने जादुई कमंडल में हाथ डाला तो उसके हाथ में जादुई खड़ाऊ और जादुई टोपी आ गई। ये दोनों चीजें वे लड़के को देते हुए बोले, इस खड़ाऊ को पहनकर तुम जहां चाहो जा सकते हो और इस टोपी को पहनने पर कोई तुम्हें न देख सकेगा, किंतु तुम सबको देख सकते हो। साधु ने उसे राजकुमारी के महल की दिशा बता दी। लड़के ने खड़ाऊ पहने और वो राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। महल के समीप वो एक जंगल में उतरा और उसने टोपी पहन ली। फिर वो पुनः खड़ाऊ पहनकर राजकुमारी के महल में जा पहुंचा। वो सबको देख रहा था, किंतु उसे कोई नहीं देख पा रहा था। राजकुमार बड़े आराम से राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमारी सचमुच फूलों के समान नाजुक और सुंदर थी। वो मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने टोपी उतारी और राजकुमारी के समक्ष जा पहुंचा। टोपी उतारने पर वो राजकुमारी को दिखाई देने लगा था। वो राजकुमारी से बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाने के लिए आया हूं। राजकुमारी बोली, आज नहीं फिर कभी चलूंगी। लड़का वापस लौट गया। अगले दिन जब राजकुमारी को फूलों से तोला गया तो सब हैरान रह गए। बगीचे के सारे फूल रख दिए गए, फिर भी राजकुमारी का पलड़ा सूरजमुखी के पलड़े से भारी था। माली ने यह बात जाकर राजा को बताई। राजा ने अपने राजगुरु से इस बात का कारण जानना चाहा। राजगुरु ने बताया, अवश्य ही कोई बाहर का आदमी राजकुमारी के महल के अंदर घुसा था, जिसे देख राजकुमारी इतनी प्रसन्न हुई कि उसका वजन बढ़ गया। राजा ने महल का पहरा और भी सख्त करा दिया। महल के आसपास खाई में पानी भरकर पक्का रंग तथा इत्र डलवा दिया गया, जिससे जो भी खाई से होकर राजकुमारी के पास जाए उसके कपड़ों में पक्का रंग लग जाए तथा उसके शरीर से इत्र की खुशबू आए। व्यापारी का लड़का अगले दिन फिर राजकुमारी के महल में गया और उसे अपने साथ लेकर साधु की कुटिया में लौट आया। उधर सैनिकों ने राजा को बताया कि राजकुमारी महल में से गायब हो गई है। राजा ने सिपाहियों को भेजकर सब जगह उसकी तलाश की,
लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। व्यापारी के बेटे के कपड़ों में रंग और इत्र लग गया था। उसने वे कपड़े धोबी के पास धुलने भेज दिए। उसी दिन धोबी का लड़का वो कपड़े पहनकर एक शादी में चला गया। उसके कपड़ों से इत्र की तीव्र सुगंध आ रही थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उससे राजकुमारी के विषय में पूछा, किंतु उसने बताया कि राजकुमारी के विषय में वो कुछ नहीं जानता। तब सैनिकों ने उससे उन कपड़ों के बारे में पूछा जो उसने पहन रखे थे। धोबी के लड़के ने बताया, जंगल में साधु की कुटिया में एक लड़का रहता है, ये कपड़े उसी के हैं। सिपाहियों ने जंगल पहुंचकर कुटिया में देखा तो राजकुमारी वहां नहीं थी। वो व्यापारी के बेटे के खड़ाऊ पहन अपने महल वापस आ गई थी। व्यापारी के बेटे को जब राजकुमारी के जाने का पता चला तो वो दुखी रहने लगा। वो न कुछ खाता था न पीता था। साधु ने जब उसकी ये स्थिति देखी तो उन्होंने उसे जादू की 2 पुड़िया और मंत्र दिया। व्यापारी के बेटे ने किसी प्रकार राजकुमारी के महल की मालिन को अपनी ओर मिला लिया। मालिन ने वो पुड़िया राजकुमारी के सिर पर डाल दी। डालते ही राजकुमारी बिल्ली बन गई। जब राजा को पता चला कि उसकी लाडली बेटी बिल्ली बन गई है तो उसने सारे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी उसकी बेटी को बिल्ली से राजकुमारी बना देगा वो उससे राजकुमारी का विवाह कर देगा, साथ ही उसे आधा राज्य भी दे देगा। ये सुन व्यापारी का लड़का राजा के पास पहुंचा और राजकुमारी को ठीक करने की बात कही। राजा उसे स्वयं लेकर राजकुमारी के महल पहुंचा। लड़के ने साधु द्वारा दी गई दूसरी पुड़िया बिल्ली के ऊपर डाली और फिर मंत्र पढ़ा। बिल्ली फिर से राजकुमारी बन गई। राजकुमारी को जब पता चला कि उस युवक ने उसे पुनः राजकुमारी बनाया है तो वो मन ही मन उसे पति के रूप में देखने लगी। राजा ने व्यापारी के लड़के को अपना दामाद बना लिया और अपना आधा राज्य उसे दे दिया। व्यापारी का बेटा राजकुमारी सूरजमुखी को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाभियों ने उसकी बड़ी आव भगत की। राजकुमारी सूरजमुखी ने सभी को अपने हाथों से बनाकर पकवान खिलाए। लड़के का स्वभाव भी बदल गया था। राजा का सेव। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसका नाम सूरजमल था। वो एक यशस्वी तथा प्रतापी राजा था। उसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर थे। राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और राजा को दिन रात दुआएं देती थी। राजा की एक रानी थी जिसका नाम मधुलिका था। मधुलिका बहुत अधिक सुंदर नहीं थी, किंतु उसका स्वभाव बड़ा अच्छा था। राजा उसे बड़ा प्रेम करता था, किंतु उनके जीवन में एक दुख था। विवाह के 10 वर्ष होने के पश्चात भी राजा के कोई संतान न थी। इसी कारण सब कुछ होते हुए भी वे दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक दिन रानी मधुलिका ने सोचा कि यदि राजा का दूसरा विवाह करवा दिया जाए तो संभवतः उन्हें संतान उत्पन्न हो जाए। उसने इस विषय में राजा से बात की, किंतु राजा राजी न हुआ। मधुलिका ने बहुत अधिक जोर दिया और वो हाथ जोड़कर राजा के आगे रोने लगी। हार कर राजा दूसरे विवाह को राजी हो गया। उसने पड़ोसी देश की राजकुमारी रूपवती से विवाह कर लिया। रानी रूपवती जितनी सुंदर थी, स्वभाव की उतनी ही बुरी थी। शीघ्र ही उसने राजा को अपने रूप के जादू में वश में कर लिया। राजा ने रानी मधुलिका की ओर ध्यान देना कम कर दिया और वे रानी रूपमती के प्रेम जाल में ही फंसा रहने लगा। एक दिन रानी रूपमती को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने खुशी खुशी राजा को ये बात बताई। राजा ने जब सुना तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। ये खबर जब रानी मधुलिका को पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने गरीबों को धन वितरित किया और रात दिन भगवान की पूजा करके रानी रूपवती और होने वाले बच्चे के लिए दुआएं करने लगी। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गया। उस समय रानी रूपमती 2 महीने की गर्भवती थी। शिकार करते करते राजा बहुत दूर निकल आया और घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक हिरण को देखा। राजा ने हिरण का पीछा किया। दौड़ते दौड़ते हिरण और राजा बहुत दूर निकल आए। अचानक हिरण विलुप्त हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो उसे पास ही एक छोटा सा महल नजर आया। राजा भौचक्का रह गया। उसने सोचा, भला इस जंगल में ये महल कहां से आ गया। वो उस महल की ओर
चल दिया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही राजा ने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। राजा उसके अंदर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक जादूगर अग्नि कुंड में अग्नि जलाकर साधना कर रहा है। अचानक राजा को ठोकर लगी और उसका सिर दीवार से टकराया। राजा के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उस जादूगर की साधना भंग न हुई। वो उसी प्रकार बैठा रहा। राजा भी उस जादूगर के पास आकर बैठ गया। उसके माथे से अभी भी रक्त बह रहा था। राजा के वहां बैठने से उसके सिर से बहने वाले रक्त की कुछ बूंदें अग्निकुंड में गिरी। अग्निकुंड में रक्त की बूंद गिरना था कि पूरे महल में एक प्रकाश फैल गया और एक आकृति अग्निकुंड से प्रकट हुई। जादूगर के नेत्र खुले। उसने उस आकृति की ओर हाथ जोड़कर मन ही मन में कुछ कहा। कुछ देर बाद वो आकृति गायब हो गई। अब सब कुछ सामान्य था। जादूगर मुस्कुराकर राजा की ओर घूमा और उससे बोला, हे राजन, मैं बरसों से तपस्या कर रहा था। मुझे एक सिद्धि प्राप्त करनी थी। मेरी तपस्या अंतिम चरण पर थी। इसके लिए मुझे अग्निकुंड में डालने के लिए किसी राजवंशी रक्त की आवश्यकता थी। इसी कारण मैंने वो मायावी हिरन तुम्हारे पास भेजा था। आगे की कथा तो तुम्हें पता ही है। जादूगर बोला, हे राजन, अनजाने में ही सही, किंतु तुमने मेरी साधना सफल बनाने में मेरी बहुत मदद की है। अतः मैं तुम्हें ये जादुई सेब देता हूं। इसे यदि कोई व्यक्ति खाए तो उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। उसने राजा के माथे पर लगी चोट पर हाथ फेरा तो उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई। राजा ने जादूगर से जाने की आज्ञा मांगी। जादूगर ने राजा के सिर पर छड़ी घुमाई और आंखें बंद करने को कहा। राजा ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो स्वयं को अपने राज्य की सीमा पर खड़े पाया। राजा कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक स्त्री बड़ी तेजी के साथ कुएं की ओर भागी जा रही है। राजा भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। स्त्री कुएं में कूदने ही जा रही थी कि राजा ने उसको कसकर पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं समीप के गांव में रहती हूं। मेरे 6 पुत्रियां हैं। अतः मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब वो दूसरा विवाह करने जा रहा है। अतः अब मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं। राजा को लगा कि मुझसे अधिक तो इस स्त्री को जादुई सेब की आवश्यकता है। अतः उसने वो सेब उस स्त्री को दे दिया और कहा कि ये सेब वो अपने पति को खिला दे। निश्चित रूप से लड़का ही होगा। स्त्री ने राजा को धन्यवाद दिया और सेब लेकर चली गई। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहलवाया कि वो राजा से एकांत में मिलना चाहता है। राजा उससे एकांत में मिला। उसने वही चमत्कारी सेब राजा को देते हुए कहा, आप हमारे राजा हैं। इस सेब को खाने के बाद आपके तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। इससे सभी का कल्याण होगा। राजा सूरजमल को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वही जादुई सेब था जो उसने उस स्त्री को दिया था जो कुएं में डूबने जा रही थी। राजा ने उस आदमी से पूछा, सच सच बताओ, ये सेब तुम्हारे पास कहां से आया? उस व्यक्ति ने संकोच पूर्वक राजा को बताया कि ये सेब उसकी प्रेमिका ने दिया है। उसे ये फल किसी ने दिया था। जिसने दिया था वो अपने पति से घृणा करती है, इसलिए उसे न देकर मुझे दे दिया। मैंने ये सेब आपको देना अधिक उचित जाना। उसके बाद राजा कुछ न बोला। उसने वो सेब उससे ले लिया और उचित पुरस्कार देकर उसे विदा किया। किंतु उसे उस स्त्री की बेवफाई पर बड़ा दुख हुआ। उसने वो सेब अपनी छोटी रानी को दे दिया। रानी रूपवती ने ये सेब बड़े चाव से स्वीकार किया। चूंकि राजा सूरजमल अपनी छोटी पत्नी को बहुत चाहता था, इसलिए उसने वो सेब उसे ही दिया। रानी रूपवती शहर कोतवाल से प्रेम करती थी। नगर कोतवाल के यशस्वी पुत्र हो, इसी चाह से उसने वो सेब नगर कोतवाल को दे दिया। नगर कोतवाल का प्रेम एक वेश्या से था। उसने वो सेब उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वो फल भला उसके किस काम का है। अगर फल खाकर उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाती है तो भी व्यर्थ है, क्योंकि कहलाएगा तो वो वेश्या का पुत्र ही। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा सेब खाने का अधिकार तो केवल राजा का ही है। उसके घर यदि पुत्र होगा तो वो यशस्वी बनेगा, जिससे पूरी प्रजा को लाभ होगा। वो राजा के समान ही प्रजा की अच्छे प्रकार
देखभाल कर सकेगा। ये विचार कर वेश्या राज दरबार में पहुंची और एकांत में ले जाकर वो जादुई सेब राजा को सौंपकर उसके गुण बताए। राजा के विस्मय का ठिकाना न रहा। उसने वेश्या से पूछा कि यह फल उसके पास कहां से आया, तो उसने नगर कोतवाल का नाम बताया। राजा को समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की है। ये जानकर बहुत दुखी हुआ, फिर भी सत्यता का पता लगाने के लिए वो छोटी रानी के पास पहुंचा और उसे फल के बारे में पूछा। छोटी रानी ने नाटक करते हुए कहा, मैंने तो वो जादुई सेब उसी दिन खा लिया था, तो फिर ये क्या है? राजा ने क्रोध में वो सेब उसके आगे कर दिया। रानी को काटो तो खून नहीं, दुष्चरित्रता के अपराध में पकड़े जाने के और राजा के डर से वो खड़ी खड़ी अचेत हो गई। छोटी पत्नी की बेवफाई से खिन्न राजा वो सेब लेकर बड़ी रानी के पास पहुंचा और उसके गुणों के विषय में बताया। बड़ी रानी ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो सेब स्वीकार किया और उसी समय राजा के सामने उसे खा लिया। राजा को छोटी रानी से घृणा हो गई थी, किंतु वो उसकी संतान को जन्म देने वाली थी, इसी कारण उसने उसे कोई दंड नहीं दिया। कुछ दिनों बाद छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नगर में चारों ओर खुशियां मनाई गई। उसके चंद महीने बाद बड़ी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय पहले से भी अधिक खुशियां बनाई गई। वैसे तो छोटी रानी का पुत्र बड़ा था, किंतु राजा ने बड़ी रानी के पुत्र को युवराज घोषित किया, क्योंकि वो उस जादूगर का आशीर्वाद था। छोटी रानी को अपने किए का बड़ा दुख था। उसने राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और वो अपनी दोनों रानियों और दोनों पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। राजा का स्वाद। पंजाब राज्य में एक राजा था। उसके 4 बेटियां थी। राजा चारों को बड़ा प्रेम करता था। वे चारों भी राजा को प्यार करती थी तथा उसका आदर करती थी। एक दिन राजा ने अपनी चारों बेटियों को बुलाकर पूछा, तुम लोग मुझे कितना प्यार करती हो? पहली बेटी बोली, महाराज, मैं आपको लड्डू से भी अधिक प्यार करती हूं। दूसरी ने कहा, पिताजी, मैं आपको इतना प्यार करती हूं कि बर्फी की मिठास भी इसके आगे कुछ नहीं। तीसरी बोली, आप मुझे नमक की तरह अच्छे लगते हैं। चौथी बोली, मुझे तो आप मिर्च की तरह अच्छे लगते हैं। राजा अपनी दोनों बड़ी बेटियों से तो बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने उससे अपने प्रेम की तुलना मिठाइयों से की थी, किंतु वो अपनी दोनों छोटी बेटियों से अप्रसन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम की तुलना नमक मिर्च से की थी। उसे लगा कि वे उसे नमक मिर्च की तरह प्यार करती हैं। उसने अपनी दोनों छोटी लड़कियों को देश निकाला दे दिया और दोनों बड़ी लड़कियों की शादी राजकुमारों से करा दी। वे ऐशो आराम से रहने लगी। दोनों छोटी लड़कियां एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बाज एक चिड़िया का पीछा कर रहा है। चिड़िया घायल हो गई थी। वो बाज से बचाव के लिए कभी इधर उड़ती तो कभी उधर। धीरे धीरे उसकी हिम्मत पस्त होने लगी थी। दोनों लड़कियां दौड़कर चिड़िया को झोंपड़ी के अंदर ले गई। उन्होंने उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाई और उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही वो चिड़िया एक सुंदर परी बन गई। लड़कियों ने जब उसे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने परी से उसके विषय में पूछा। परी ने बताया, मैं परी लोक की सोन परी हूं और वो बाज एक राक्षस है। वो मुझसे विवाह करना चाहता है, किंतु मेरे मना करने पर उसने जादू से मुझे चिड़िया बना दिया था। मैं किसी तरह बचकर उसके चंगुल से भागी तो वो जादू से बाज का रूप धरकर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़ा। तुमने मुझे जब पानी पिलाया तो राक्षस का जादू खत्म हो गया और मैं पुनः परी बन गई। तुमने मेरी जान बचाई है, अतः मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम दोनों किसी राज्य की रानियां बनोगी। इतना कहते ही परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वो गायब हो गई। एक दिन उसी जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलने आया था। वो रास्ता भटक गया था। एक पेड़ के नीचे उसे एक बुढ़िया मिली। उसने उससे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। बुढ़िया वही परी थी। उसने राजकुमार के सिर पर अपनी जादू की छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही राजकुमार उन लड़कियों की झोंपड़ी के आगे खड़ा था। उस समय झोंपड़ी में केवल छोटी लड़की मौजूद थी। बड़ी लड़की लकड़ियां लेने जंगल में गई हुई थी।
राजकुमार ने जब छोटी लड़की को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर अत्यंत मुग्ध हुआ। उसने लड़की के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। लड़की ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु बहन के लौटकर आने तक रुकने को कहा। जब राजकुमारी की बड़ी बहन आई तो छोटी राजकुमारी ने बहन को सारी बात बताई। बहन की बात सुन बड़ी बहुत खुश हुई। राजकुमार उन दोनों बहनों को लेकर वापस अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। राजकुमार के एक बड़ा भाई था। बड़े भाई से बड़ी राजकुमारी का तथा छोटे भाई से छोटी राजकुमारी का विवाह हो गया। उनके विवाह में परी भी सम्मिलित हुई। एक दिन दोनों राजकुमारियों को अपने पिता की बड़ी याद आई। उन्होंने एक बड़ी दावत का आयोजन किया जिसमें सभी राज्यों के बड़े बड़े राजा पधारे। राजकुमारियों के पिता भी वहां आए। राजकुमारियों ने उनके आगे केवल मीठे व्यंजन रखे, बाकी सभी को सारे पकवान परोसे गए। राजा ने जब मीठे पकवान खाए तो मीठा खाते खाते उसका दिल भर गया। वो तनिक क्रोध में बोला, ये कैसी दावत है, यहां नमकीन चीज ही नहीं बनी। उसी समय दोनों राजकुमारियां पिता के सामने आकर बोली, पिताजी, आपको सिर्फ मीठी चीजें ही पसंद है, इसी कारण हमने आपके आगे केवल मीठा रखा। पिताजी, हम मीठा खाए बिना तो कई दिन तक रह सकते हैं, लेकिन हमारा नमकीन के बिना एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। भोजन में नमक मिर्च ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए हमने आपको कहा था कि आप हमें नमक मिर्च के समान प्यारे लगते हैं। ये सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी पुत्रियों को गले से लगा लिया तथा उनसे अपने किए की क्षमा मांगी, जिस कारण उन्हें जंगल में दिन गुजारने पड़े थे। राजा भोज और सत्य। एक दिन राजा भोज गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उन्हें उनके सपने में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। राजा ने उनसे पूछा, महात्मन, आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, राजन, मैं सत्य हूं और तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूं। मेरे पीछे पीछे चला और अपने कार्यों की वास्तविकता को देख। राजा भोज उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत दान पुण्य यज्ञ व्रत तीर्थ कथा कीर्तन करते थे। उन्होंने अनेक तालाब मंदिर कुएं बगीचे आदि भी बनवाए थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य राजा भोज को अपने साथ उनकी कृतियों के पास ले गए। वहां जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ, सब एक एक करके सूख गए। बगीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतना देखते ही आश्चर्यचकित रह गया। फिर सत्य राजा को मंदिर ले गए। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ, वो खंडर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ तीर्थ कथा पूजन दान आदि के लिए बने स्थानों व्यक्तियों आदि चीजों को ज्यों ही छुआ, वे सब राख हो गए। राजा ये सब देखकर पागल सा हो गया। सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वाह नहीं। सच्ची सद्भावना से निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं का फल पुण्य के रूप में मिलता है और ये पुण्य फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने निद्रा टूटने पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना आरंभ किया, जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई बल्कि उन्होंने बहुत पुण्य भी कमाया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सच ही तो है, सिर्फ प्रसिद्धि और आदर पाने के नजरिए से किया गया काम पुण्य नहीं होता। हमने देखा है कई बार लोग सिर्फ अखबारों और न्यूज चैनल्स पर आने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं या किसी गरीब बस्ती का दौरा कर लेते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं दे सकता। असली पुण्य तो हृदय से की गई सेवा से ही उपजता है, फिर वो चाहे हजारों लोगों की गई हो या बस किसी एक व्यक्ति की।